हिंदी इंडिया में आपका स्वागत है। तो टीचर्स, आज हम भाषा संबंधी दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दृष्टिकोण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? व्यू। तो यहाँ पर भाषा के बारे में किस किस के दृष्टिकोण किस तरह से हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भौतिक दृष्टिकोण। यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि इसमें मुख्य बिंदु कौन से हैं, हमको कौन कौन से बिंदु याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो भौतिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, वे लोग क्या कहते हैं? भाषा एक ध्वनियों का समूह मात्र है। और यहाँ एक ध्यातव्य यानी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ध्वनि यहाँ पर किसी न किसी अर्थ का प्रतीत करती है। उसके बाद ये जो भौतिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, ये लोग जो हैं गला, नाक, ओठ, जीभ और स्वर यंत्र का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में भाषा को क्या कहा गया? आदान प्रदान की वस्तु कही गई। भाषा जो है आदान प्रदान की वस्तु कही गई। यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि इसमें सबसे पहले चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का आधार कोई ना कोई ध्वनि होती है, और इन दोनों को मतलब ध्वनि चिन्ह कहते हैं। और आखिरी में ये ध्वनि चिन्ह ही शब्द और वाक्य बन जाते हैं। इसके बाद तीसरा दृष्टिकोण है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो इसमें भाषा को इसमें क्या कहा गया? एक सांस्कृतिक वस्तु कहा गया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विज्ञानवादियों ने भाषा को क्या कहा? सांस्कृतिक वस्तु कहा। सांस्कृतिक वस्तु किस लिए कहा? तो संस्कृति और भाषा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती रहती है। मतलब क्या है? ये गतिशील है। मतलब संस्कृति भी परंपरागत अनुसार बदलती है, भाषा भी बदलती रहती है। इसके बाद यहाँ पर ध्यातव्य देने वाली बात और एक है, पुरुषों की भाषा में और स्त्रियों की भाषा में अंतर होता है। तो ये हम सभी को मालूम है, पुरुषों की भाषा में और स्त्रियों की भाषा में बहुत कुछ अंतर होता है। इसके बाद अंतिम में एक बात याद रखना होगा कि भाषा और संस्कृति जो है गतिशील तत्व है। ये गतिशील का अर्थ है चंचल। इसको निलकड़ लेनी वस्तुओं कहते हैं। इसके बाद सांकेतिक साधन के रूप में भाषा। यहाँ पर सांकेतिक का अर्थ हमको समझना होगा। जब हमको ये सब बातें, इसके मुख्य बिंदु बातें जो है अच्छी तरह से याद रहेंगे। संकेत किन दो शब्दों से बना है? सांकेतिक, संकेत और इक दोनों शब्दों से सांकेतिक शब्द बना है। इसके बाद भाषा की ध्वनियों से पहले भिन्न भिन्न संकेतों के रूप में, मतलब भाषा जब आदमी ने नहीं पहचाना था तब तक हम किस तरह से बात करते थे? सिर हिलाना, इस तरह से बात करते थे। मगर इसमें सभी विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हमको खाना खाना है तो हम क्या करते हैं? अपने दाहिने हाथ के 5 उंगलियों से क्या करते हैं? मुंह की तरफ, अपने मुख के तरफ दाहिना हाथ लाने से खाना खाने का विचार हम ध्वनि यानी संकेतों से व्यक्त कर सकते हैं। मगर इसी तरह से और एक एग्जाम्पल, तुम बाहर जाओ, और हम फूल को किस तरह से बता सकते हैं? फूल। इस तरह से हम सभी विचारों को ध्वनियों में यानी संकेत में व्यक्त नहीं कर सकते। అంటే అన్ని మాటలను మనము संकेत రూపంలో చెప్పలేము। नेक्स्ट, इसके बाद भाषा भी एक संकेत है। అంటే భాష అనేది కూడా ఒక సంకేతమే, అంటే ఒక సంజ్ఞ, ఒక గుర్తు। కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే భాష, मगर यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है?
जो अब चल रही है भाषा शारीरिक या आंगिक संकेत नहीं, शारीरिक या आंगिक संकेत नहीं। ये कौन सी भाषा है? ध्वन्यात्मक संकेत वाली भाषा है, ध्वन्यात्मक संकेत वाली भाषा है। यहाँ पर शारीरिक या आंगिक संकेतों से हम बहुत सारे बात नहीं बता सकते, इसलिए इसे क्या कहा गया है? संकुचित भाषा कही गई है। उसके बाद ध्वन्यात्मक संकेतों से हम, यह जो है भाषा व्यापक व्यापक है। इसमें व्यापक व्यापक का अर्थ है बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एक संकेत को हम ध्वनि का रूप देते हैं, इसलिए इसे ध्वन्यात्मक संकेत कहते हैं। तो आखिरी में हमको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि भाषा जो है पहले शारीरिक या आंगिक होती थी, मगर अब जो है ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक संकेत है। आंगिक संकेत ना होकर ध्वन्यात्मक संकेत है। इसके बाद भाषा और साहित्य में क्या है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो भाषा और साहित्य में एक मुख्य बिंदु है, वो है साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया। मतलब जब जब समाज में जो परिवर्तन आते हैं उसको लिखकर क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त करके, उसको सिक्योरिटाइज करके हम तक पहुंचाते हैं। तो समाज में किस तरह से राजकीय हो या नैतिक हो, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इसका दर्पण जो है हमको साहित्य में मिलता है। तो नेक्स्ट, इसके बाद टीचर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा का रूप। तो हम देखते ही रहते हैं कि हर एक चीज का कोई ना कोई रूप होता है। इसी तरह भाषा का रूप देखते हैं। तो भाषा का रूप दो प्रकार का है, एक उच्चरित भाषा, दूसरी लिखित भाषा। तो उच्चरित भाषा हम किसे कहते हैं? जो हम बोलचाल में या मौखिक रूप से पास वाले व्यक्तियों के लिए हम जो भाषा का उपयोग करते हैं उसे उच्चरित भाषा कहते हैं। इसे जो है क्षणिक भाषा भी कहते हैं। जो क्षणिक भाषा है, हम जैसा बोलते हैं उसी के साथ साथ हवा में उड़ जाती है। इसके बाद भाषा का रूप और एक क्या है, लिखित रूप। तो इस लिखित रूप को हम ज़्यादातर कैसे प्रयोग करते हैं? दूर वाले व्यक्तियों के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम कभी भी दूसरों को पत्र लिखना चाहते हैं या दूसरे गांव, दूसरे मतलब पूर्व काल में दूसरों तक बात पहुंचाना, यानी दूसरे गांव वालों तक बात पहुंचाने के लिए क्या क्या उपयोग करते थे? लिखित भाषा का उपयोग करते थे। इसके बाद भाषा का स्वरूप। तो भाषा का स्वरूप में इसके भी दो रूप हैं, दो स्वरूप हैं, एक स्थायी भाषा और अस्थायी भाषा। स्थायी भाषा में इसका दूसरा नाम है लिखित भाषा। स्थायी भाषा को लिखित भाषा भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ध्वनियों के संकेतों को लिख कर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वर्तमान में और भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को हम दिखा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थायी भाषा कहते हैं। अस्थायी भाषा। तो अस्थायी भाषा ये है कि उच्चरित भाषा या क्षणिक भाषा को भी हम अस्थायी भाषा कहते हैं। అంటే స్థిరంగా లేకుండా ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉండదు. तो ఇక్కడ మనం ఒక మాట బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉన్న अब जो విజ్ఞాన సైన్స్ యుగంలో అస్థాయి భాష అంటే మనం చెప్పిన మాటలను కూడా వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. సో దీనిని కూడా మనము స్థాయి భాష అని అనవచ్చు. కానీ మనం ప్రతిరోజు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడే భాష అది రికార్డ్ చేయము. ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటాము, టీచర్స్తో మాట్లాడుతుంటాము. అటువంటి భాషను ఏమంటారంటే అస్థాయి భాష అంటారు. అఫ్ కోర్స్ అది కూడా మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనము ప్రతి ఒక్కటి రికార్డ్ చేసుకుంటూ పోలేం కదా, అది. तो इसके बाद भाषा का स्वरूप में स्थायी भाषा और अस्थायी भाषा। एक यहाँ पर एक ध्यान हुए रखने वाली बात है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आजकल जो है स्थायी भाषा अस्थायी भाषा में क्या अंतर है?
तो स्थायी भाषा को भी हम क्या कर सकते हैं, लिखित भाषा को भी हम क्या कर सकते हैं, स्थायी रूप दे सकते हैं, और उच्चारित भाषा को भी हम क्या कर सकते हैं, स्थायी रूप दे सकते हैं।